नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 और डीआरडीओ की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल और डीआरडीओ को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, आज हमने चैप्टर जो लिया है ट्रांसफार्मर का चैप्टर है। दोस्तों, ये विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ट्रांसफार्मर नामक चैप्टर से हमने 150 प्रश्न करवा दिए हैं। आज उसके आगे से हम प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, अगर आपने उन पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समान केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, ये समान नहीं होती है। जबकि दोस्तों देख सकते हैं और समान फेज अनुक्रम ये समान होता है। आवृत्ति तो बदलती ही नहीं है और सेम वोल्टेज रेशियो मतलब समान वोल्टेज भी रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दी गई आकृति को पहचानिए। दोस्तों, इस आकृति को आपको बताना है ये कौन सी आकृति है। राइट आंसर ऑटो ट्रांसफार्मर की यह आकृति है, जैसे कि स्वचालित परिणामित्र की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, वास्तविक परिणामित्र यानी वास्तविक रियल ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियाँ होती हैं। सही उत्तर है 0। यहाँ पर दोस्तों इसमें कोई घर्षण हानियाँ नहीं होती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर घूमने वाला कोई पार्ट होता नहीं है। जैसे कि थोड़ा यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ, यहाँ पर वास्तविक यानी रियल ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियाँ शून्य होती हैं, लेकिन जब किसी वास्तविक परिणामित्र पर लोड होता है तब उसकी क्रोड में हानियाँ होती हैं, जिससे लव हानियाँ कहते हैं। जैसे कि लव हानियाँ होती हैं तथा परिणामित्र की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में ताम्र हानियाँ होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, एक परिणामित्र एक युक्ति है जो यानी एक ट्रांसफार्मर एक कौन सी डिवाइस है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि स्टेप अप और स्टेप एसी विभव तथा धाराओं को स्टेप अप और स्टेप डाउन ये करता है, एसी धारा को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अधिक जानकारी देख सकते हैं आप, वो ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि दोस्तों ये ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है, जो कि स्टेप ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन स्टेप अप करता है एसी वोल्टेज को। चलिए अगला प्रश्न है, एक आदर्श परिणामित्र की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 2:1 है, तो द्वितीयक शक्ति होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 100 वाट अपान 100, मतलब ये 100 वाट दिया गया है, ये इसका सही उत्तर है। द्वितीयक शक्ति जो है 100 वाट होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, वार्निश के साथ लेपित लेमिनेटेड रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। यानी दोस्तों ट्रांसफार्मर यह परिणामित्र का मतलब आप समझ ही लेना, ट्रांसफार्मर है वो भंवर धारा के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है जिसे एडी धारा यानी भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए कहा जाता है। भंवर धारा हानि यानी भंवर धारा ट्रांसफार्मर के कोर में पाई जाती है। दोस्तों, ये वार्निश के साथ लेपित यानी लेमिनेटेड रोधक समान रूप से ट्रांसफार्मर में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है, विद्युत प्रेरण का कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है, कहलाती है। राइट आंसर ट्रांसफार्मर या परिणामित्र, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, आप अधिक जानकारी खुद से देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर तार के घुमावों की संख्या में वृद्धि डैश होगी। राइट आंसर दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक धारा में कमी, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर
और अधिक जानकारी खुद से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक विशिष्ट परिणामित्र जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने में होता है वह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बलून, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न सवाल है और आप पेन कापी उठाइए और इसे हल जरूर करें। 100 वाट 200 वोल्ट का एक ताप दीप्त बल्ब 220 वोल्ट और 20 किलो वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ श्रेणी में लगा है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जब विवर्तन परिपथ हो जाए तब बल्ब। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सामान्य चमक से कम ग्लो करेगा, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में परिपथ खुला होने के कारण परिपथ मतलब प्राइमरी साइड की धारा कम हो जाएगी तथा बल्ब अपने सामान्य चमक से कम ग्लो करेगा, मतलब कम जलेगा। अगला है साथियों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इसका सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न की मतलब घुमावे की संख्या अधिक होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी में घुमावों की संख्या यानी टर्न की संख्या अधिक होती है तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में टर्न की अपेक्षा सेकेंडरी टर्न कम होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा हानियां निम्नलिखित में द्वारा घटाई जा सकती हैं। सही उत्तर है पटलनों की मोटाई घटाकर, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर भंवर धारा हानि का फार्मूला देख सकते हैं आप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर आयल का कार्य है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंसुलेशन और कूलिंग देना, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित से सुरक्षा करता है। सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, सभी किस्म के आंतरिक दोष, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में न आ रहा हो तब सेकेंडरी होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट सर्किट होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति फ्लक्स और सेकेंडरी में टर्न की संख्या पर, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस माप यंत्र में किया जाता है। सही उत्तर एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग एमीटर तथा वोल्टमीटर दोनों माप यंत्रों में किया जाता है। सामान्य सीटी का प्रयोग एमीटर के साथ किया जाता है। यदि इसे वोल्टमीटर के साथ जोड़ा जाए तो वोल्टमीटर का ज्ञात प्रतिरोध तथा धारा का गुणनफल यानी IR वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसे वोल्टमीटर की रीडिंग पर विभव पढ़ा जा सकता है। ये इसकी दोस्तों व्याख्या है। आप चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से वृद्धि करता है। राइट आंसर वोल्टेज को। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि किस परीक्षण से ज्ञात हो सकती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक यानी सेकेंडरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वोल्टता बढ़ती है तथा धारा कम होती है, केवीए स्थिर रहता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी ले लीजिए। जैसे कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक की अपेक्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक स्वपरिणामित यानी ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एकल ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है। सही उत्तर है फेरा अनुपात, ये इसका राइट आंसर है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक यांत्रिक ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धारा ट्रांसफार्मर का द्वितीयक यानी सेकेंडियर कभी भी खुला यानी ओपन नहीं होना चाहिए करंट ट्रांसफार्मर का। चलिए दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है वो ओपन नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? सही उत्तर है बराबर ध्रुवता, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचालित होते हैं तो वे आपस में भार में किस आधार पर लेते हैं? राइट आंसर दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवीए संधारण पर, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें प्रेरक युग्मन प्रदान करना, ये इसका कार्य नहीं है। बाकी दोस्तों ये प्राइमरी कॉइल को ठंडा करना और सेकेंडरी कॉइल को ठंडा करना, अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करना, ये सारे कार्य इसके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ निम्नलिखित में होती हैं। सही उत्तर है वाइंडिंग में। वाइंडिंग में दोस्तों कॉपर हानियाँ होती हैं, जो कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों भंवर हानियाँ तथा हिस्टैरिसीस हानियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब इंसुलेशन जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? राइट आंसर अनंत होता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध जो अनंत होता है। अगला प्रश्न है, समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर संबंधन है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, चाहे तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इन सभी चैप्टर की जो PDF है इस चैनल पर दे दी जाती है, आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? सही उत्तर है बुशिंग, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में बुशिंग बाहर से दिखाई देती है तथा क्रोड और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आंतरिक भाग होते हैं। और दोस्तों अगला है, ट्रांसफार्मर निम्नलिखित पर कार्य करता है। राइट आंसर केवल AC सप्लाई पर ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्नलिखित से अधिक होनी चाहिए। राइट आंसर है 98%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव के लिए निम्नलिखित में कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हवा में रखने पर सफलतापूर्वक आर्द्रता अवशोषण, ये उसका गुण नहीं है। जबकि दोस्तों अधिक इंसुलेशन प्रतिरोध और बेहतर ऊष्मा चालकता और निम्न श्यानता, ये इसके गुण हैं। चलिए दोस्तों अधिक जानकारी खुद से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी वाइंडिंग में वर्त यानी फेरों की संख्या समान होने चाहिए, ये अनिवार्य नहीं है। जबकि दोस्तों ट्रांसफार्मर की ध्रुवता समान होनी चाहिए और समान वोल्टेज का अनुपात होना चाहिए, समान प्रतिशत प्रतिबाधा होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है। राइट आंसर कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड स्टील, यानी अतिप्त वेलित कर्ण विन्यस्त इस्पात, ये इसका सही उत्तर है। ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर है वोल्टमीटर में। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ निम्नलिखित द्वारा कम की जा सकती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्टील लेमिनेशनों का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल निम्नलिखित रूप में कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये इसका सही उत्तर है। धारा ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर होती है। सही उत्तर है 1 से 5 तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
बुकोल्ज रिले का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? राइट आंसर, ट्रांसफार्मर के बचाव के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है जो कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा। बुकोल्ज रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर के बचाव के लिए किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर में होने वाले आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है जो कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़े। फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों इसमें देखना है कि कौन कौन सा इसमें सही है। चलिए देखते हैं दोस्तों। सिंगल फेज और क्या डबल फेज या थ्री फेज? दोस्तों सिंगल फेज और इसमें जो है थ्री फेज, ये इसका सही उत्तर होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा, सिर्फ ए और सी सही हैं जो कि फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तथा थ्री फेज ट्रांसफार्मर वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तथा थ्री फेज ट्रांसफार्मर को ही वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स है? सही उत्तर है कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर अधिक जानकारी वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दूसरों की तुलना में बैरी टाइप ट्रांसफार्मर सामान्यतः राइट आंसर ठंडे एवं उच्च शक्ति क्षमता वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, आयल ब्लास्ट कूलिंग किस क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर 500 kVA तक किया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि दोस्तों ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति बिंदु यानी फ्लैश पॉइंट होना चाहिए? राइट आंसर 140 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, दिया हुआ चित्र दर्शाता है? दोस्तों ये कौन सा चित्र बना है आपको बताना है यहाँ पर। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑटो ट्रांसफार्मर। ये ऑटो ट्रांसफार्मर का चित्र बना हुआ है। चलिए दोस्तों थोड़ा ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं क्या जानकारी दी गई है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है तथा ऑटो ट्रांसफार्मर के प्रयोग से कॉपर की बचत होती है। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में डेड डैश सेफ्टी रिले की तरह कार्य करता है? राइट आंसर बुकोल्ज रिले की तरह। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर में अगर लोड आधा हो जाता है तो ताम्र हानियाँ गुणक द्वारा परिवर्तित होती हैं? सही उत्तर है 1/4। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में लौ ह्रास यानी आयरन लॉसेस ज्ञात करने के लिए टेस्ट किया जाता है? सही उत्तर है खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करना। ये इसका सही उत्तर है। बाकी दोस्तों डिटेल से जानकारी देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर में श्वासक का कार्य होता है? सही उत्तर है ट्रांसफार्मर में जब बाह्य वायु प्रवेश करती है तो उसकी आर्द्रता से बचाना। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है, ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है जैसे कि CRGO इस्पात ताकि निम्नलिखित न्यूनतम किया जा सके? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिस्टैरिसीस हानि। दोस्तों कोर हानि बराबर होता है हिस्टैरिसीस हानि प्लस AD धारा हानि यानी भंवर धारा हानि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों ये सवाल है, आप इसको मैं आपके लिए इसको मैं होमवर्क देता हूँ। आप इसे घर से सॉल्व कर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।